नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। करीब 8-9 महीने के बाद एक बार फिर से रोशनी स्कैम का जिन जो है बोतल से बाहर निकल गया और इस बार लगता है कि ये जिन जो है वो काफ़ी तबाही मचाएगा। क्योंकि ये तबाही इस कारण मचाएगा क्योंकि एक ऐसी पार्टी के नेता का नाम आया है जो पार्टी कहती कि हमने तो कभी स्कैम किए ही नहीं, और इसी पार्टी के नेता ने कहा था कि लैंड जिहाद, और ये लैंड जिहाद का जो नाम दिया गया उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा गया था कि ये उन माफियों पर सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन कहते हैं ना कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। आज उन्हीं नेता का नाम इस स्कैम में आ गया है, यानी कि कविंदर गुप्ता जी, जो बार बार कह रहे थे कि ये माफियों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है, लैंड जिहादियों पर ये सर्जिकल स्ट्राइक है। इसी पर चर्चा करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, ये आरटीआई से खुलासा हुआ, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ वकील शेख शकील जी हमारे साथ है। काफ़ी महीनों के बाद ये कैमरे के सामने आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। तबीयत कैसी है सर? ललित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई, आपको पता है, मई महीने में मेरी सेहत ख़राब हो गई थी कोरोना की वजह से, लेकिन सब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी और काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया और उन दुआओं की वजह से, और लोगों ने काफ़ी मिस भी किया इस टाइम तक आपको। और मैं बता दूं कि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हुए। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था और शकील भैया भी पॉजिटिव हुए थे, और अब हम नेगेटिव हो गए और वैक्सीन भी लगा ली है, तो कोई डर नहीं है। चलिए सर, सबसे पहले ये बताइए, ये जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, ये क्या खुलासा हुआ है? क्या कहीं ये वो वाला खुलासा तो नहीं है जो जब डीडीसी के चुनाव हुए थे उस दौरान कविंदर जी का एक नाम आया था कि ये ज़मीन उनके नाम है? ललित भाई, मैं शुरू बात वहीं से करूंगा जहां से आपने मुझे इशारा दिया है। जब जम्मू कश्मीर में जब डीडीसी पोल्स का बिगल बजा था, उस वक्त सोशल मीडिया पे आपको याद होगा कि नाम चला था कविंदर गुप्ता जी का, कि कविंदर गुप्ता जी भी जो हैं वो इस रोशनी स्कैम में और पर्टिकुलरली किसी स्टेट लैंड के ऑक्यूपेंट हैं ये भी। तो आपको याद होगा कि कविंदर जी ने शार्पली रिएक्ट किया था उसी टाइम। उन्होंने कहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें लिखा है कि कविंदर गुप्ता एंड सन्स। तो उन्होंने कहा था कि मेरा तो एक ही बेटा है, तो ये कोई और कविंदर गुप्ता, ये मैं कविंदर गुप्ता नहीं हूँ। और फिर उसके बाद बोनाफाइडली उन्होंने जनता से शेयर किया था, अपने इंटरव्यूज़ में भी ये कहा था कि मैंने साइबर सेल को जो है वो शिकायत भी कर दी है कि ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे बदनाम सर्कुलेट कर रहे हैं और इस बात को, और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, क्या पूरे देश के लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो पब्लिक स्टेटमेंट्स कविंदर गुप्ता जी की आए, तो उन्होंने ये कहा था जब हाई कोर्ट की खंडपीठ की जजमेंट आई अक्टूबर 2020 में रोशनी स्कैम में, तो उस टाइम भी कविंदर जी ने क्रेडिट लिया था कि ये हमारी सरकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक है टू द लैंड माफिया। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक कन्फ्यूजन सी थी पूरे सिस्टम में कि ये कौन कविंदर गुप्ता जी है। ठीक है, और कविंदर जी ने खुद भी साइबर सेल में भी शिकायत की, रिटन एप्लीकेशन, बिल्कुल, और अपने आप को जस्टिफाई किया उन्होंने अपनी पोजीशन को। तो अल्टीमेटली इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार भलवाल जो हैं, अमित उपाध्याय जी उनका नाम है, केएस ऑफिसर हैं, तो उनको हमने एक सूचना के अधिकार के तहत 7 अप्रैल 2021 को एक दरख्वास्त हमने दी, जिसमें हमने उनको कहा कि खसरा नंबर 17, मैं आपको बताऊंगा इसका नंबर क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल। ठीक है, ये खसरा नंबर था 1789। तो हमने अपनी आरटीआई में ये उनसे सूचना मांगी कि खसरा नंबर 1789 विलेज कैंक, तहसील भलवाल, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में खरीफ 2010 से लेकर आज तक कौन लोग हैं जो उसमें काबिज हैं। अच्छा, क्या पोजीशन किसका है? ये जो खसरा नंबर है 1789 विलेज कैंक, तहसील भलवाल। तो 7 अप्रैल को हमने ये आरटीआई की एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चंद वजूहात की बिना पर शायद हमें सूचना नहीं मिल सकी। तो एसडीएम नॉर्थ जम्मू जो हैं श्री पवन कोतवाल जी,
तो हमने फर्स्ट अपील जो है वो पवन कोतवाल जी के पास दायर की। तो अल्टीमेटली उन्होंने 22 जून को फर्स्ट अपील का फैसला किया। उन्होंने निर्देश दिया तहसीलदार बड़वाल को कि वो 30 जून तक जो है वो हमें जो हमने सूचना मांगी हुई है वो हमें दे दें। तो ललित जी, मैं आपको बता दूं कि आज से कोई हफ्ता पहले ये सूचना जो है मुझे बजरिया स्पीड पोस्ट श्री अमित उपाध्याय जो तहसीलदार भलवाल हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये 4 महीने लग गए। 4 महीने लगे 7 अप्रैल से सूचना मांगी है और मैं आपको कह रहा हूँ एक मई, हफ्ता जून, पहले। जुलाई, अगस्त हो गया। हाँ, तो हालांकि ये सूचना मुझे 30 दिन के अंदर मिलनी चाहिए थी, लेकिन एनी हाउ चलिए मिली तो सही ना। मिली तो सही। मैं फिर भी अच्छा सर, सवाल ये उठता है कि आपको मतलब कि जब ये सर्कुलेट हुआ था, जी। उनका नाम आया था, जी, तो आपको दाल में कुछ काला लग रहा था क्या कि है कुछ ना कुछ है, तो अब चलो आरटीआई के जरिए ही पता करें? ललित भाई, आपको याद होगा कि 2011 से एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तभी मैं आपसे ठीक है। पूछ रहा हूँ। उस जनहित याचिका में हमारे खंडपीठ ने ये कहा था जम्मू कश्मीर सरकार को और डिवीजनल कमिश्नर जम्मू को और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को कि जितने भी लोग, चाहे उनका जो भी पोजीशन हो, जिस भी पार्टी से हो, आप उन लोगों के नाम पब्लिक डोमेन में लाइए जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, ताकि लोगों को भी और नाम आए भी हैं। और नाम आए भी। आपने देखा तो जिस वक्त ये सूचनाएं लोगों के साथ शेयर हो रही थी, वो बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे, आपको पता है। तो उस वक्त जब कविंदर जी का नाम आया, तो जिस तरीके से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जुट गई इस बात को दबाने के लिए कि भाई ऐसी गोलमोल जवाब जिसे कहते हैं। और उस वक्त मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि डिवीजनल कमिश्नर जम्मू उस वक्त हमारे संजीव वर्मा जी थे, बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं। तो ये जो पोर्टल था, जिस पोर्टल के ऊपर ये सूचना शेयर की जा रही थी, ये डिवीजनल कमिश्नर जम्मू की सुपरविजन के तहत ही वो पोर्टल काम कर रहा था। और आज भी अगर आप उस पोर्टल में तहसील भलवाल की सूचना देखेंगे, आपको ये जो खसरा नंबर है 1789, ये मैं वसूख से कह रहा हूँ आपसे ललित भाई, ये खसरा नंबर उसमें मौजूद नहीं है। हमने संजीव वर्मा जी के नोटिस में ये बात लाई थी कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि हु इज दिस कविंदर गुप्ता। उसमें तो पिताजी का नाम भी नहीं था, उनके पिताजी का भी नाम नहीं था। और हमने कहा ये लोगों को जानने का हक है, ये कौन से, अगर कविंदर भाई कोई और हैं तो ये भी जनता को जानने का हक है, ये कौन कविंदर गुप्ता है। लेकिन संजीव वर्मा जी ने अल्टीमेटली उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आई, ना डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आई। और कविंदर भाई ने बिल्कुल एक साफ सुथरा स्टैंड लिया, ये मेरी ज़मीन नहीं है, ये मैं कविंदर गुप्ता नहीं हूँ। और उन्होंने साइबर सेल को भी शिकायत। लेकिन अब तो इस कागज के जरिए साफ हो गया। ये जो थोड़ा बताइए, थोड़ा उर्दू में लिखा हुआ तो हमें बताइए। ये उर्दू में है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नकल खसरा गिरदावरी बाबत मौजा कैंक, गांव कैंक की तहसील भलवाल की ये खसरा गिरदावरी है। खरीफ 2010 की, रबी 2011 की और खरीफ 2011 की। इसमें खसरा नंबर इंडिकेट किया गया है 1789। नाम मालिक कि ज़मीन का मालिक कौन है, तो आगे सरकार लिखा गया है। फिर जो एरिया है 23 कनाल्स 9 मरलाज, ललित भाई ये टोटल एरिया है। ठीक। और बंजर कदीम ये ज़मीन है। और अब इसमें जो काबिज हैं, जो लोग उनके नाम दिए गए हैं, वो मैं पढ़ के बताऊंगा। इसमें लिखा है ब्रूए सूरत मौका कि एज पर द पोजीशन एग्जिस्टिंग ऑन स्पॉट मकबूजा कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्रावन गुप्ता, सुभाष शर्मा, वल्द परमानंद, शिवरतन गुप्ता, वल्द कृष्ण चंद, साकना, इंदिरा कॉलोनी, जानीपुरा, जम्मू। मतलब 3 लोगों का इंदराज है। 3 लोगों की गिरदावरी में खरीफ 2010 से ये एंट्री शुरू है। और ये मैं आपको एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 2010 से इनका पोजेशन है। मैंने सूचना ही जो मांगी थी वो मैंने सूचना मांगी थी कि 2010 से आप मुझे बताइए कि खसरा नंबर 1789 के ऑक्यूपेंट्स जो हैं वो कौन है, उनके नाम बताइए। अब मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा कि इसमें 3 लोग जो हैं, ये इनका जॉइंट पोजेशन रिकॉर्डेड है। एक कविंदर जी का,
एक सुभाष शर्मा जी और तीसरे शिवरतन गुप्ता। और बड़ी मज़ेदार बात है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलूँगा। ये गिरदावरी है 2012 से लेकर 2016 तक की, 2015 तक की। इसमें भी सेम पोजीशन जो है ललित भाई रिफ्लेक्टेड है, सेम खसरा नंबर है 1789। और नाम काश्तकार के काश्तकार कौन है, सबसे पहले लिखा है मकबूजा कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्राबन गुप्ता, सुभाष शर्मा, वल्द परमानंद, शिवरतन गुप्ता, वल्द कृष्ण चंद्र गुप्ता, साकना, इंदिरा कॉलोनी, जम्मू। ये वही कविंदर गुप्ता जी है ना? कल को कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं। ये मुझे लगता है कि कविंदर भाई के वालिद साहब का नाम बिंद्राबन गुप्ता है, तो मुझे लगता है कि इंदिरा कॉलोनी जानीपुर में ये रहते हैं। ठीक। और दूसरे जो हमारे भाई साहब हैं सुभाष शर्मा, जो कारपोरेटर हैं, ये भी कविंदर भाई के बड़े करीबी साथियों में से हैं। ठीक है, तो अगर कविंदर जी को डिस्प्यूट करना है या अगर उनको इसके ऊपर भी कोई आपत्ति है तो वो कह सकते हैं कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, और आप सरकारी दस्तावेज यही बता रहे हैं कि ये इनका कब्जा है इस पे। ये सरकारी दस्तावेजात हैं जो ये बता रहे हैं कि 23 कैनाल्स 9 मरलाज, इन 3 लोगों का पोजेशन बताया गया है और ये स्टेट लैंड है। और ये नकल जो है इसको सर्टिफाई किया है, इसके ऊपर मोहर लगी है मोहम्मद असलम पटवारी हल्का, बाकायदा ये उन्होंने सर्टिफाई करके दिया है। और 2017 में ललित भाई मैं आपको बताऊंगा 9 फरवरी 2017 तक इनका इंदराज, इनकी एंट्री जो है वो गिरदावरी में चली है। और 9 फरवरी 2017 को इस गिरदावरी को कैंसिल किया गया है। ये एक रेड इंक से एंट्री की गई है। ये मैं क्योंकि जब मैं जनता से मैं बात कर रहा हूँ और जो पोजीशन सामने है अगर आप दिखाना तो वो तो हम दिखा देंगे। मुझे ये बताइए सर, ये जो रेड एंट्री से किया गया है, क्या अब उनका पोजेशन नहीं है? देखिए ललित भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मतलब सरकार को पता चल गया कि इनका कब्जा था, नाजायज़ था, जो भी उन्होंने ज़बरन कब्जा किया हुआ था, और ये गए होंगे, इन्होंने कहा कि हमें पोजेशन चाहिए। आपको लगता है गए होंगे तो फिर ये लिखा गया होगा ऐसा? देखिए ललित लोगों को समझाइए ना। देखिए ललित भाई, मैं लोगों की जानकारी के लिए बिल्कुल सरल तरीके से कि टोटल 20 लाख कनाल जो स्टेट लैंड है वो जम्मू कश्मीर में अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। ठीक, 20 लाख कनाल। कागजों में जम्मू कश्मीर सरकार ने इन तमाम 20 लाख कनाल ज़मीनों की जो गिरदावरी है उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक, लेकिन सिर्फ पेपर्स में, फिजिकल पोजेशन जो है वो लोगों से नहीं लिया गया। अगर फिजिकली लोगों से पोजेशन लिया होता तो जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैं जस्ट जनता हो जाती है कि अच्छा हाहाकार मच जाता। आप देखिए, अच्छा मैं सोच रहा था कि शायद मिसाइल एक मिसाल कायम होती है। और सर मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा, आपको याद होगा कि अक्टूबर 2020 में जब जम्मू कश्मीर की खंडपीठ ने रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, सारा ध्वस्त कर दिया, तो काफ़ी सारे लोग उन्होंने याचिकाएं दायर की सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला गए तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी गए जिन्होंने कहा भाई हमारे पास तो नज़ूल की ज़मीन थी, किसी ने कहा भाई हम तो लीज होल्डर्स थे, किसी ने बोला भाई हमारा पोजेशन जो है वो 40 साल का है, किसी ने बोला हमारे पास तो महाराजा का दिया हुआ पट्टा था। तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया जो सॉलिसिटर थे जम्मू कश्मीर सरकार को, शायद तुषार मेहता जी वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशंस फाइल हुई हैं इस फैसले के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया गया कि जब तक रिव्यू पिटीशंस का फैसला नहीं होगा तब तक कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है वो इन ऑक्यूपेंट्स के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बेशक 2017 में गिरदावरी कैंसिल हो गई है, लेकिन जो सिचुएशन 20 लाख कनाल ज़मीन की है वही सिचुएशन यही है कि सरकार ने अभी इन ज़मीनों का अपने पास कब्ज़ा जो है वो अभी हासिल नहीं किया है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं तो ये कहूँगा कि ये कब्ज़ा जो है इस वक्त भी ये जो 3 लोगों के नाम जो आए हैं ये इन्हीं का पोजीशन। पर सर इसको क्या उस नज़रिए से देखा जा सकता है कि मतलब ये कब्ज़ाई गई ज़मीन है, कब्ज़ाई इन द सेंस कि सरकार की थी तो उस पर अपना पोजीशन लिया गया। रोशनी स्कैम भी तो यही था,
वो भी तो यही था ना। तो जो पार्टी इसके खिलाफ बोलती रही, क्या पार्टी को, आपको लगता है कि पार्टी को मालूम नहीं था कि अगर हम इसको इतना उजागर कर रहे हैं तो हमारे घर के लोग इसमें निकल आएंगे? देखिए ललित भाई, इस हमाम में सभी नंगे हैं। देखिए मैं आपसे साफ एक बात करूंगा, जो पार्टी पावर में होती है तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, सरकार को खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई अनकंफर्टेबल जो इन्फॉर्मेशन है उन लोगों की वो नहीं शेयर की जाए, जिससे उनकी छवि पर कोई जिससे नुकसान उनकी छवि पे। देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा, जो सरकार अभी पावर में है केंद्र में और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर राज्य से यूटी जब बनाया गया तो जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने तकरीर की, उनके दो ही इश्यूज थे उस तकरीर के, भ्रष्टाचार और दूसरा उलगाववाद जम्मू कश्मीर में। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर भ्रष्टाचार हमारे जो टावरिंग लीडर्स हैं, अगर उनका भी आएगा सामने, फिर आप मुझे बताइए फ़र्क क्या है? आप मुझे एक चीज़ बताइए ना। मतलब आप कह रहे हो कि सेल्फ गोल हो गया ये? देखिए मैं आपको, मेरी कोई मंशा किसी को बदनाम करने की नहीं है, किसी को हर्ट करने की नहीं है। मैं ललित भाई बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड टू मी अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सर सवाल ये भी उठता है कि अब ये भी कहा जा सकता है कि 2017 को ये कैंसिल हो गई थी, मतलब फरवरी 2017 में। तो वो तो कह सकते हैं कि वो तो कैंसिल होगी, मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है अब। जी आप देखिए, जब लास्ट डीडीसी पोल्स के वक्त जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई तो उन्होंने किनारा कशी कर ली ना कविंदर भाई ने, कि वो है ही नहीं मेरी। उन्होंने कहा मेरी जमीन ही नहीं है, ये मैं कविंदर गुप्ता ये हूँ ही नहीं, ये कविंदर गुप्ता एंड सन्स है। अगर मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ तो कविंदर भाई जो हैं, ही इज़ वेल विद इन हिज राइट्स टू प्रोसीड अगेंस्ट मी। लेकिन मैंने, आप देखिए, मैंने बिल्कुल भी उस वक्त भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई बात नहीं की। लेकिन मैं आज अगर बात कर रहा हूँ तो मैं इन दस्तावेज़ात के ऊपर बात कर रहा हूँ जो मुझे अमित उपाध्याय जी, जो तहसीलदार भलवाल हैं, जो उन्होंने मुझे सूचना के अधिकार के तहत सूचना दी है, मैं वही ये सूचना सामने ला रहा हूँ कि। तो सर कहा जा सकता है, ये सवाल उठता है, हम नहीं कह रही, ये सवाल है, क्या ये भी लैंड जिहाद के दायरे में आ गए हैं फिर? देखिए बात ऐसे है कि कोई, अगर वो लैंड जिहाद थी, अगर रोशनी स्कैम लैंड जिहाद है और सरकारी ज़मीनों पर ज़बरन कब्ज़ा किया जा रहा है या किस मकसद से उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, कोर्ट ने भी साफ़ कर दिया कि इसको छुड़ाइए, खाली करवाइए। जो आपने कहा था कि 20 लाख के करीब, 20 लाख कनाल के करीब जो इन्होंने ज़मीनें जो इलीगल ऑक्यूपाइड की हुई है सरकार की, ये भी अगर उसमें है, तो फिर आपको लगता है कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो दी जाती है वो सिर्फ एक मतलब कि उसको और ज़्यादा भड़काने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी ज़मीन किस तरह से ये लोग कब्जा रहे हैं, माफिया जो लैंड माफिया है। देखिए ललित भाई, मैंने पहले भी कई बार डिबेट्स में ये कहा है, मैंने कहा लेट अस कॉल ए इलीगल ऑक्यूपेंट ए इलीगल ऑक्यूपेंट। हम उसके साथ कोई कलर अटैच ना करें, उसके साथ उसका समुदाय अटैच ना करें, हम उसके साथ उसका धर्म विशेष जो है वो अटैच ना करें। लेकिन आप देखिए जिस वक्त जजमेंट आई अक्टूबर 2020 में, आप देखिए नेशनल चैनल से लेकर हमारे कुछ भाइयों ने एक नैरेटिव यहाँ जम्मू कश्मीर में रन किया और टारगेट किया एक पर्टिकुलर जमात को, टारगेट किया पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को कि भाई वो लोग दरिया खा गए, वो लोग जंगल खा गए, वो लोग सरकारी ज़मीनें खा गए और जम्मू की डेमोग्राफी जो है उसको बदलने की ये एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट है जिसको हमारी सरकार ने विफल किया है और ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, गलत को गलत कहिए। अगर डॉक्टर फारूक इलीगल ऑक्यूपेंट हैं तो मेरे में गट्स होने चाहिए ये बात कहने के कि वो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। अगर कोई एनक्रोचर है, चाहे वो किसी भी जमात से है, मेरे में गट्स होने चाहिए ये बात कहने के वो एनक्रोचर है। लेकिन आपने जिस तरीके से एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया और आपने साइबर सेल में भी एक एप्लीकेशन फाइल की, आपने जम्मू की जनता को क्यों नहीं बताया कि आज 10 महीने हो गए कि वो साइबर सेल की जो फाइंडिंग है वो कहाँ है, वो कौन से कविंदर गुप्ता हैं? क्या आपको क्लीन चिट दे दी साइबर सेल ने कि वो जो
उस वक्त सोशल मीडिया पे जो नाम चला वो किसका नाम था, वो कौन कविंदर गुप्ता था? तो ये भी तो कहा जा सकता है कि हमारे लोगों की मेमोरी बड़ी कम होती है, भूल जाते हैं ना। देखिए आप देख लीजिए इस वक्त ये मुझे लगता है कि ये तो आपने आरटीआई लगाई तो ये जिन बाहर आया, तो ये तो मुझे लगता है कि जब विधानसभा के चुनाव होते तो शायद रोशनी स्कैम फिर से जो ठंडे बस्ते में चला गया वो बाहर निकलता। देखिए ललित भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो माहौल इस टाइम जो देश का बना हुआ है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ कहूँगा, आज जो वोटिंग का जो पैटर्न है वो किस बुनियाद पे हो रही है, ये मुझे आपको और जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मुद्दा है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आपको जो बात साफ कह रहा हूँ, आज देखिए डीडीसी पोल्स हो गए, उसमें आपने कामयाबी हासिल कर ली, और आज रोशनी स्कैम कहाँ है? बिल्कुल, मैं वही तो सवाल पूछ रहा आप हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ है रोशनी स्कैम? मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों दबाया जाता है इन चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फिक्स किया था हमारी खंडपीठ के लिए कि आप इसके अंदर जो है जो रिव्यू पिटीशन है उसका फैसला कीजिए। देखिए हाई कोर्ट में तो अभी सुनवाई शुरू होना बाकी है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी 2 हफ्ते पहले ये रिव्यू पिटीशंस हमारे खंडपीठ में लगी थी, जिसमें सीबीआई ने जो एस्टॉनिशिंग रेवोल्यूशन की है, जो मैं जनता से शेयर करना चाहता हूँ। सीबीआई की जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं मिसिज मोनिका कोहली, उन्होंने ओपन कोर्ट में हमारे न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो हैं पंकज मित्तल जी की कोर्ट में ये कहा कि हमने लिखित रूप में कहा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये क्या है ललित भाई, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो सरकार इस वक्त ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ठीक है, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता ये जानने की कोशिश करना है कि ये कौन से ऑफिसर्स हैं, ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालते हैं? ठीक है सर। दूसरा सर, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि उस समय जो इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रही थी, और इसमें तो पूरा ब्यौरा आ गया, उनके वालिद साहब का, उनके पिताजी का भी नाम इसमें आ गया, तो वो ऐसा क्या था कि सिर्फ नाम ही दिया गया, बचाने की कोशिश थी, या फिर चुनाव थे इसीलिए पूरा पता, उनके पिताजी का नाम इसलिए नहीं उजागर किया गया कि शायद ये उस समय उनकी छवि को ख़राब कर सकता था और चुनावों पर असर भी पड़ सकता था? ललित भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कहते हैं ना किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा हुआ है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उस वक़्त हमारे डिविजनल कमिश्नर थे संजीव वर्मा जी। कभी आपने सुना है कि जम्मू कश्मीर में क्या देश के किसी हिस्से में कोई 4.5-5 साल के लिए डिविजनल कमिश्नर होता है? कभी आपने सुना कि कभी डिप्टी कमिश्नर जो है किसी ज़िले का, वो 5 साल के लिए डिप्टी कमिश्नर होता है? तो ये जो हॉट चेयर पे आप 4 साल से बैठे थे, ये इन्हीं को ये इस तरह के लोग, इन्हीं को संरक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, संरक्षण के लिए, उनको शील्ड करने के लिए तो उनको बिठाया गया था संजीव वर्मा जी को। और अब आप देखिए, वहाँ से उठाकर अब वर्मा साहब को फिर एक प्राइज पोस्टिंग दे दी गई, उनको रिवार्ड दिया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको दिया गया जिसे कहते हैं। अब वो फॉरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को वो बचा रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आज फिर आपसे ये कह रहा हूँ, जम्मू की जनता से मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि जो पोर्टल था, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि सब कुछ शेयर कीजिए और सबके मुताबिक एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आनी चाहिए, किसकी है, अगर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ सकता है, अगर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आ सकता है, जम्मू कश्मीर के टॉप लोगों के नाम आ सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या ये नाम, अगर सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हुई, तो क्या डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व नहीं बनता था ये बताना कि इस गांव भलवाल में कौन है ये कविंदर गुप्ता? लेकिन इस बात के ऊपर क्यों पर्दा डाला गया? तो फिर तो सवाल ये उठते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर हावी है, ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हम पे हावी है, तो ये ब्यूरोक्रेसी इन पे हावी है या फिर ये ब्यूरोक्रेसी पर हावी है? देखिए, सच जो है ना, आज वो जनता के सामने है, और मैंने आपको पहले कह दिया है कि ये सूचना जो मुझे मिली है, इसको मोहर लगा के तहसील ऑफिस भलवाल ने दिया है। तो अब ये इसको अगर कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं तो ये बता दें ये कोई और कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन गुप्ता है,
ये भी इनके पास पूरा तो क्या कहा जाता है सर, मतलब एक और चीज़ समझने की मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कब्जे होते हैं और जब छुड़ा लिए जाते हैं, तो जब छुड़ाने के बाद ये पाक साफ हो जाते हैं, या उन पर जो इल्ज़ाम लगा होता है या जो उन पर सवाल उठते हैं, ये इसके दोषी हैं या नहीं है? देखिए, अब तो ये कहेंगे जी मैं तो बहाल हो गया हूँ, मेरे कब्जे में तो है ही नहीं है, तो मुझ पर किस तरह के आरोप? आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये गुनाह माना जाता है कि जिन नहीं? लोगों के खिलाफ टाइम्स नो में स्टोरियाँ चली, जिन लोगों के खिलाफ बड़े बड़े चैनल्स जिन्होंने लैंड जिहाद का नैरेटिव यहाँ पे रन किया, उन लोगों का क्या कसूर था? वो भी तो इसी तरह, उनके भी नाम इसी तरह गिरदौरी में, किसी के पास 40 कनाल, किसी के पास 5 कनाल, किसी के पास 10 कनाल। फिर हमने उनको क्यों इतना ड्रामेटाइज किया हमने उनके नाम? ठीक है। और उस वक्त क्योंकि हमें डीडीसी पोल्स में एक माहौल बनाना था, उस टाइम एक माहौल बनाना था कि भ्रष्टाचारी हैं। और आप देख लीजिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बात छुपी हुई नहीं है कि डीडीसी पोल्स में और हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद, ये मैं आपको बताऊंगा, एक माहौल बनाया गया और जी न्यूज़ की स्टोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि एक धर्म विशेष जो है वही ज़मीनों के ऊपर कब्जा करता है। क्या ये नैरेटिव नहीं बना ललित भाई? आप नहीं, नैरेटिव बना, कुछ नाम भी आए तो उससे भी हो सकता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, लेकिन आज ये क्या है? ये चीज़ें क्यों? तभी तो हम आए, हम तो ऐसी पत्रकारिता करते हैं ना। ठीक है, हम जो होगा हम वही आपको पहले ही कहा, गलत को गलत हमने कहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इसको क्यों, इसके ऊपर क्यों नहीं छानबीन होनी चाहिए कि अगर पोर्टल के ऊपर गांव भलवाल के सारी ज़मीन का जिक्र है, फिर ये जो खसरा नंबर 1789 है, ये पोर्टल के ऊपर क्यों नहीं था? क्या ये डिव काम का दायित्व नहीं बनता था? क्या ये डिप्टी कमिश्नर जो लोग इस पोर्टल को रन कर रहे थे, ये सूचना कहाँ छुप गई जिसे कहते हैं? और ये सूचना मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ भलवाल तहसील का कि आखिर कहते हैं देर आए। आपको लगता है अगर एक आम जन ये सूचना मांगता तो उसको मिलती? कभी नहीं मिलती, ये बिल्कुल नहीं मिलती। ये वैसे ही मिलती जैसे वो सर को मीडिया में जो फैली थी खबर, वैसे? ठीक है, ये वैसी ही सूचना मिलती। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, और ये बात एक मिस्ट्री रह जाती कि ये कौन कविंदर गुप्ता है, जिस तरह बात उठी थी। लेकिन कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं मेरा नाम कैसे आ गया। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ जम्मू में बैठा हूँ तो मेरे नाम पे आरसपुरा में 23 कनाल की गदौरी निकल आए, ठीक है, या नगरोटा में या पंजगराई में या बन में 23 कनाल ज़मीन मेरी निकल आए, तो मैं कहूँ मुझे पता ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, गिरदौरियाँ ऐसे लगती हैं? वैसे ललित भाई आप मुझे बताइए, आपको भी आपको पता है रेवेन्यू की, जम्मू कश्मीर की तो आपको भी बड़ी वाक़ियत है। तभी तो हम ठीक है, आपके पास इसलिए है, ये चीज़ को समझाना बेहद ज़रूरी था। और दूसरा सवाल ये है सर, एक आखिरी, आपको लगता है कि लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह के जो नैरेटिव है वो तैयार किया जाता है, और ये भ्रष्टाचार भी उसी वक्त बाहर आता है जब चुनाव नज़दीक हो? क्योंकि ये जिन देखिए ना, 8 महीने से तो बंद ही है ना बोतल में, निकला ही नहीं अभी तक। देखिए ललित भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बार बार मैंने आपको पहले ही कहा, करप्शन, भ्रष्टाचार सेकुलर है। चलिए, कोई तो चीज़ है, ये कोई धर्म के ऊपर अटैक नहीं करता। ये एक सेकुलर चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये सूचना बिल्कुल भी अभी भी ये बाहर नहीं आनी थी, आपने सही कहा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं चुनाव के दौरान, क्योंकि हमारे लोग, आपने सही कहा, यादाश्त बहुत कम है, तो चुनाव में हम एक माहौल खड़ा करते हैं, एक माहौल बनाते हैं जिसे कहते हैं। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, मैंने किसी पहले भी एक न्यूज़ चैनल में मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं और जो ज़मीनें रोशनी में रेगुलराइज हुई हैं, मैंने वहाँ पे भी ये पोजीशन क्लियर की थी। और मैंने जम्मू ज़िले की बात की थी कि जम्मू में 41,000 कनाल्स ऑफ जो लैंड है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की रेगुलराइज हुई है और 1180 कनाल जो है वो माइनॉरिटी की हुई है। तो लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने एक इलेक्शन में एक माहौल बनाना होता है, ठीक है, और उस माहौल को बनाने में मैं आपको बताऊंगा लोग कामयाब भी हुए, सामने लाई है, और वी लीव इट टू द पब्लिक। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर कविंदर भाई
आमने सामने भी बैठ के बात करना चाहते हैं, मैं उनके साथ बात करने के लिए भी तैयार हूँ और ये सूचना उनके साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हाँ, हूँ। आजकल नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, मानहानि का दावा ना कर दे। और हम आपको बता दें, ये कागज़ों के ऊपर थी और आरटीआई के ज़रिए ये खुलासा हुआ है कि जो 8-9 महीने पहले जिस ज़मीन का जिक्र हुआ था और कविंदर जी का नाम आया था, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका नाम आया था, लेकिन उस वक्त उनके पिताजी का नाम नहीं था और ना ही खसरा नंबर था। लेकिन आरटीआई के ज़रिए खसरा नंबर भी आ गया 1789 और उनके पिताजी का भी नाम आ गया कि हाँ जी, कि वो कौन से कविंदर गुप्ता जी हैं और उनके पिताजी कौन हैं, तो वो आ गया। तो ये वहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब जो गेंद है वो कविंदर गुप्ता जी के पाले में है। वो किस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं और किस तरह से ये कहते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। क्योंकि अब हमें मालूम है, ये कहा जाएगा कि विपक्ष की ये एक चाल है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति फैले, क्योंकि इनके बयान से हम वाकिफ़ हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन इस पर जो बवाल 8 महीने पहले मचा था और ये बार बार कहा जा रहा था कि लैंड जिहाद है और सर्जिकल स्ट्राइक है, मुझे लगता है कि इन कागज़ों के ज़रिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सेल्फ गोल कर गए हैं। और अब इस गोल से किस तरह से बचना है और इन आरोपों से किस तरह से बचना है, ये कविंदर गुप्ता जी ही बताएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि नेताओं के बयानों पर उतना ही यकीन रखिए जितना हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा, हमारे दिमाग के लिए अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.